हेलो गाइस, दिस इज हरी, योर गाइड फॉर इकोनॉमिक्स। तो गाइस, हमारा अनलिमिटेड का सीरीज का वीडियो नंबर 1 है ये। तो इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले क्लास 12 एचएससी बोर्ड का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो। तो गाइस, हम इस सीरीज के अंदर 10 दिन में हम पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम जो भी चैप्टर्स का क्वेश्चन हो रहे हैं वो सब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद पेपर कैसे प्रेजेंट करने का वो भी हम वीडियो लाने वाले हैं। उसके बाद पेपर के अंदर आंसर कैसे लिखने का है वो भी हम बताने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। तो गाइस, ठीक है गाइस, जो मैं पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ, इस पीडीएफ का लिंक आपको मतलब ये जो पीडीएफ है ना गाइस, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा गाइस। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब मैं उसमें लॉक वगैरह लगा दूंगा। आप कभी भी चाहिए, मतलब ओपन पीडीएफ है। अगर आपको मतलब प्रिंट आउट लेने का तो प्रिंट भी ले सकते हो गाइस। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको, ये जो पीडीएफ है आपको 1-2 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा गाइस। ठीक है, अराउंड 19 to 20 जन तक आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा गाइस। ठीक है, अभी तक ये पूरा का पूरा चैप्टर्स का पीडीएफ बना नहीं है, मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं, फाइनलाइजेशन स्टेज पर है। तो जब ये फाइनल हो जाएगा तो हम आपको ये उसका सभी चैप्टर्स का हम पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे गाइस। ठीक है, अगर अभी अभी आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो अभी आप क्या करना, आप तुम्हारा टेक्स्ट बुक लेके बैठना गाइस। ठीक है, तुम्हारा टेक्स्ट बुक लेके बैठना। और जो लोग ये वीडियो बाद में देखने वाले हैं, ठीक है, मतलब 19 या 20 के बाद देख रहे हैं, तो उनके लिए तो ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। आप पहले क्या करना, पीडीएफ खोल के बैठ लेना गाइस। ठीक है, पीडीएफ को प्रिंट आउट होकर ले लेना गाइस। ठीक है, तो चलो गाइस, हम वीडियो के अंदर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो तुम्हारा चैप्टर है ये तुमने ऑलरेडी, सॉरी, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये तुमने ऑलरेडी तुम्हारे लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है, ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में क्या बोला है, इकोनॉमिक्स का दो मेन ब्रांच होता है। इकोनॉमिक्स का दो मेन ब्रांच होता है। क्या क्या दो ब्रांच होता है, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का दो ब्रांच कौन सा कौन सा, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है माइक्रोस। ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उस वो वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है माइक्रोस। माइक्रोस मतलब क्या, छोटा, या तो मतलब एक बड़े का छोटा हिस्सा। ठीक है, मिलियन पार्ट। ठीक है, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है फिर से ग्रीक वर्ड से जिसका ग्रीक वर्ड मैक्रोस से। ठीक है, मैक्रोस मतलब लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा। ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से और उसका मतलब मैक्रोस, मैक्रोस का मतलब है लार्ज, लार्ज मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, और ये दोनों वर्ड्स दिया गया है नॉर्वेजियन इकोनॉमिक्स रैगनर फ्रेंच ने। ठीक है, जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी में पढ़े थे 1933 के अंदर पढ़े थे, मतलब वहाँ से, मतलब उस यूनिवर्सिटी से ये दिया है गाइस। ठीक है, ये था गाइस तुम्हारा इंट्रोडक्शन का सेक्शन। इसके अंदर क्या बोला है, इकोनॉमिक्स का दो मेन ब्रांच होता है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा मीनिंग। असल में माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता क्या है, माइक्रो, सबसे पहले हम माइक्रो के बारे में पढ़े। माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, जो भी एक चीज है उसका छोटा पार्ट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। ठीक है गाइस, ये थोड़ा रिवीजन लेक्चर, तो हम इतने एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं देंगे, जिधर एग्जाम्पल लगता है उधर मैं पक्का आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। ठीक है, माइक्रोमैक्स मतलब एक बड़े से चीज का छोटा सा हिस्सा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फोन है उसका एक छोटा सा स्पीकर है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। ठीक है, हम इसे माइक्रो पार्ट वगैरह बोलते हैं ना गाइस, वही है माइक्रो, मतलब बड़े से चीज का उसका छोटा सा हिस्सा। ठीक है, इट डील्स विथ इट डील्स विथ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो डील करता है हमारा जो पूरा नेशनल इकोनॉमी है, पूरा नेशनल इकोनॉमी का छोटा सा पार्ट
माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, ठीक है। और ये स्टडी करता है, ये क्या स्टडी करता है, ये दो चीज़ों को स्टडी करता है। सबसे पहले एक्शंस को स्टडी करता है और बिहेवियर्स को स्टडी करता है एक इंडिविजुअल यूनिट का, ठीक है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है एक इंडिविजुअल यूनिट्स का एक्शंस को स्टडी करता है और बिहेवियर को स्टडी करता है। और इंडिविजुअल यूनिट मतलब क्या क्या हो सकता है, इंडिविजुअल यूनिट मतलब इंडिविजुअल फर्म हो गया, इंडिविजुअल एक अकेला प्रोडक्ट हो गया, एक प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, एक इंडिविजुअल क्या बोलते हैं स्टेट भी हो सकता है, इंडिविजुअल स्टेट हो गया गाइस, ठीक है। और इंडिविजुअल सिटी हो गया गाइस, ठीक है। जो स्टेट है एक इंडिविजुअल जो हमारा नेशनल इकोनॉमी है उसका जो स्टेट है महाराष्ट्र, जो हम महाराष्ट्र में है वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और जो पुणे है वो भी हमारा पूरा नेशनल इकोनॉमी इंडिया का एक छोटा सा पार्ट है, उसे भी वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये था इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग तो ये हो गया, ठीक है। अगर एग्जाम में आया तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको क्या 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 लिखने का, ठीक है। एग्जाम में सॉरी मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक्सप्लेन माइक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग, तो सबसे पहले आपको ये मीनिंग लिखने का है। ये जो चारों मैंने अभी लिख के दिया था वो आपका लिख लेने का है गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको ये डेफिनेशन जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो भी आपको लिखने का है, ठीक है। कि डेफिनेशन दिया गया मॉरिस डॉब ने क्या बोला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। ये जो माइक्रो इकोनॉमी है ना, ये पूरे इकोनॉमी का हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं ना, उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब हम डिटेल में उस इकोनॉमी का जो छोटा सा हिस्सा है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वही है गाइस माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी हम पढ़ने वाले स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या क्या है। अगर हमने ये माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा तो इसके वजह से हमें क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपको तीन फायदा होने वाला है। पहला फायदा क्या है, मतलब पहला स्कोप क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तुम जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो तुम ढूंढ के निकाल पाओगे। अगर तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा तो जो भी तुम प्रोडक्ट है तुम्हारा उस प्रोडक्ट का तुम प्राइस ढूंढ के निकाल पाओगे। तो उस प्रोडक्ट का इसके अंदर हमें प्रोडक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, डिमांड एनालिसिस को हमें पढ़ना पड़ता है और सप्लाई एनालिसिस को हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये था गाइस तुम्हारा पहला स्कोप, फीचर ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। नेक्स्ट है गाइस थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग मतलब जो भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम यूज करने के बदले में हमें क्या क्या पे करना पड़ता है, ठीक है। वो भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है, ठीक है। सबसे पहले जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सबसे पहले जो लैंड है, हम लैंड को रेंट पे करते हैं। उसके बाद जो लेबर्स है, लेबर्स को हम क्या पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं। उसके बाद जो कैपिटल है, अगर हमने कैपिटल यूज किया है तो उस कैपिटल के बदले में हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। एंटरप्रेनर है, हमने एंटरप्रेनर का नॉलेज वगैरह यूज किया, उसका स्किल्स वगैरह यूज किया, तो उसके बदले में हम क्या देते हैं, उसे हम प्रॉफिट दे देते हैं। ये था गाइस तुम्हारा दूसरा स्कोप। तीसरा स्कोप क्या है गाइस, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या बोलता है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर आपको सबसे पहले तीन चीज़ें मिलता है, इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, efficiency in consumption and overall economic efficiency, ठीक है। ये जो तीनों है ये हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं गाइस, ठीक है। इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उससे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाने का है, ओके। उसके बाद इफिशिएंसी इन कंजम्पशन मतलब जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया हुआ है उसे हमें इस तरीके से लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना क्या है जिसकी वजह से लोगों को उस गुड्स से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब जो भी हम गुड्स बनाए वो लोगों को पसंद आना चाहिए गाइस, ठीक है। ये था गाइस तुम्हारा तीनों का तीनों स्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक स्कोप। ये हम और एक बार डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला फीचर पहला थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसके अंदर हम एक इंडिविजुअल कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करते हैं। प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं गाइस, अगर किसी ने ये इकोनॉमिक्स पहले कभी पढ़ा हो तो मैं चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा,
परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम कैसे प्राइस डिटरमाइन करते हैं, वैसे ही गाइस एक प्रोडक्ट का प्राइस हम ऐसे ही डिटरमाइन करते हैं। जो इंडिविजुअल कमोडिटी का प्राइस है वो हम डिटरमाइन करते हैं उसका डिमांड और सप्लाई से। इसके लिए हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। अगर हमें एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस निकालना है तो हमें डिमांड इंडिविजुअल का सॉरी हमें एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस निकालना है तो हम उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस निकाल रहे हैं डिमांड और सप्लाई के वजह से। तो इसके वजह से हम क्या बोल सकते हैं, जो इकोनॉमिक्स है ये डिमांड और सप्लाई से भी डील करता है। ठीक है, ये था गाइस तुम्हारा पहला थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग इन इकोनॉमिक्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन प्रोसेस। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए मदद करते हैं। प्रोडक्शन मतलब जो हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं ना, उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत मदद करते हैं। बहुत नहीं मतलब उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना हम क्या डिटरमाइन करते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें मदद करता है डिटरमाइन करने के लिए फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर दिस। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना उन्होंने हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया, उसके बदले में हम रिटर्न क्या पे करेंगे वो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है, क्या क्या और वो क्या है, वो कौन से फॉर्म में बताता है। पहला फॉर्म रेंट के फॉर्म में बताता है। जो लैंड है उसे हम रेंट पे करते हैं। ठीक है, जो वेजेस है जो लेबर है उन्हें हम वेजेस पे करते हैं, और जो कैपिटल है उसके बदले में हम इंटरेस्ट पे करते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर है उसे हम प्रॉफिट दे देते हैं। ठीक है ना गाइस, ये था तुम्हारा सेकेंड थ्योरी। नेक्स्ट है गाइस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब क्या, इकोनॉमिक वेलफेयर डील्स विद इफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है उसे हमें अच्छी तरीके से एलोकेट करना पड़ेगा। एलोकेट करना मतलब हमें अच्छी तरीके से उसे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब लोगों का सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा है। ये तभी पॉसिबल है जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा लोगों का। ठीक है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर हमें और 3 चीज़ पढ़ना है, इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, efficiency in consumption and overall economic efficiency। efficiency in production मतलब क्या, producing maximum goods and services from given resources। जो भी हमारे पास गिवन रिसोर्सेस है, गिवन रिसोर्सेस मतलब जो भी हमारे पास अवेलेबल जो रिसोर्सेस है उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाने का है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस efficiency in consumption। efficiency in consumption मतलब distribution of produced goods and services to people for consumption in a way to maximize satisfaction। जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया उसे हमें उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हमें वैसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा लोगों को जिसकी वजह से जो लोगों को सेटिस्फैक्शन मिले वो गुड्स यूज करने के बदले में वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए गाइस। ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय पीपल। हमें वैसा गुड्स को प्रोड्यूस करना है जो कि लोगों के बीच में पसंद किया जाता है गाइस। ठीक है, इसके वजह से हम ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस वो हमें बताता है कि कौन से कंडीशंस पर हम इस इफिशिएंसी को अचीव कर पाएंगे, मतलब कौन से सिचुएशन में हम ये तीनों इफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ये था गाइस तुम्हारा तीसरा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर। तो सबसे पहला फीचर क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक्शंस और बिहेवियर्स को स्टडी करता है एक इंडिविजुअल यूनिट का। नेक्स्ट गाइस प्राइस थ्योरी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस और फैक्टर्स का प्राइस डिटरमाइन करता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस पार्शियल इक्विलिब्रियम। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी का है, वो इक्विलिब्रियम स्टडी करता है एक यूनिट का एक टाइम पर। ठीक है,
और जो फोर्थ पॉइंट है गाइस, बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी है ना गाइस, वो कुछ ना कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है, ठीक है। ठीक है, जो भी हम थ्योरी पढ़ना चाहिए, उस थ्योरी पढ़ते वक्त, उस थ्योरी को हम पढ़ते वक्त हम कुछ ना कुछ चीज़ों को एज्यूम करते हुए चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड का थ्योरी हो गया, हम बोलते हैं ना अडल्ट थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो वैसे ही तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी है, ये बिगिन होता है अडल्ट थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट है गाइस स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या है? जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये इकोनॉमी को स्प्लिट करता है और डिवाइड करता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये पूरे इकोनॉमी को या तो स्प्लिट करता है या तो डिवाइड करता है छोटे छोटे पार्ट्स में। यो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो पूरा का पूरे इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। और वो सभी जो यूनिट्स है, जो यूनिट्स उस छोटे सभी छोटे छोटे यूनिट्स है जो उसने डिवाइड किया था, वो सभी यूनिट्स को वो डिटेल में स्टडी करता है। ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनल मतलब एडिशनल, ठीक है। एडिशनल जो हम बोलते हैं ना, हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से हमें कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला है। तो जो मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है। ये जिसकी वजह से हमें एक वेरिएबल स्टडी करने में बहुत आसानी होता है उसकी चेंज के द्वारा, ठीक है। अगर हमें एक वेरिएबल को स्टडी करना है, तो हम उस वेरिएबल को स्टडी करते हैं, उसके उस वेरिएबल के अंदर कितना चेंज हुआ है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज करता है। ये की टूल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट है गाइस एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये डिफरेंट अलग अलग मार्केट का स्ट्रक्चर को एनालिसिस करता है। ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर एनालिसिस है ना गाइस, ये तुम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, अलग अलग मार्केट का टाइप्स को एनालिसिस करता है। उस मार्केट के अंदर क्या है, कैसे कैसे होता है, प्राइस का गुड्स का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है। नेक्स्ट है गाइस लिमिटेड स्कोप। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है ना गाइस, वो लिमिटेड है एक इंडिविजुअल यूनिट तक, ठीक है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस, बस एक इंडिविजुअल यूनिट तक ही वो स्टडी करता है। वो पूरा का पूरा नेशन का प्रॉब्लम वो कंसिडर नहीं करता। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस, जो इंडिविजुअल यूनिट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है वही कंसिडर करेगा। उसी प्रॉब्लम जो इंडिविजुअल यूनिट का प्रॉब्लम है उसी का ही सोल्यूशन देगा। जो पूरा का पूरा नेशन का प्रॉब्लम है ये वो कंसिडर नहीं करेगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले जो तुम्हारा फेवरेट पॉइंट है, प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक गुड्स का प्राइस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट है गाइस फ्री मार्केट इकोनॉमी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस, हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब हमें समझने में हेल्प करता है कि कैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी वर्क करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें हेल्प करता है समझने के लिए फ्री मार्केट इकोनॉमी कैसा काम करता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब वैसा इकोनॉमी जहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजन एक इंडिविजुअल्स लेता है, जिसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब वैसा इकोनॉमी जहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजन एक इंडिविजुअल के द्वारा लिया जाता है और उसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस, वो एक्सप्लेन करता है हमें टैरिफ का इफेक्ट, ठीक है। अगर हमने टैरिफ लगाया, टैरिफ मतलब टैक्स, अगर हमने फॉरेन ट्रेड पर टैक्स लगाया तो उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, हमें वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। उसके बाद हमें फॉरेन एक्सचेंज का रेट है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसे डिटरमाइन करने के लिए भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। उसके बाद जो इंटरनेशनल ट्रेड करके जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो भी हम इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह कर रहे हैं ना गाइस, हमने 50 रुपये में इंपोर्ट किया और हमने 100 रुपये में बेचा, जो हमें 50 रुपये का जो
प्रॉफिट हुआ ना गाइस, ये निकालने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है गाइस, ठीक है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स इसे एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है गाइस इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, एक्सप्लेन करता है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन, जो बहुत हार्ड इकोनॉमिक सिचुएशन होता है ना गाइस, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने मॉडल्स के द्वारा एक्सप्लेन करता है गाइस, ठीक है। और ये जो मॉडल्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स बनाता है इकोनॉमिक वेरिएबल के द्वारा। इकोनॉमिक वेरिएबल्स मतलब फैक्टर्स, फैक्टर्स, ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करके ये मॉडल्स बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस बिजनेस डिसीजन। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये बिजनेसमैन को हेल्प करता है, ये बिजनेसमैन को हेल्प करता है इन डिसीजन, मतलब ये बिजनेसमैन को हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। कौन से डिसीजन लेने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है? सबसे पहले कॉस्ट, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होना चाहिए, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। उसके बाद आउटपुट, एक प्रोडक्ट मतलब हमें एक प्रोडक्ट बनाने का है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी बनाए वो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प करता है। उसके बाद प्राइस, एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बता रहा, जो कि इसे हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। उसके बाद प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें वो भी बनाता है। हमने हमें हम पहले सबसे पहले गुड्स बनाने का, उस गुड्स के लिए कितना कॉस्ट लगेगा ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। उसके बाद हमें कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करने का ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। और उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखने का है ये भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। उसके बाद लास्ट में हम कैसे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें ये भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस यूजफुल टू गवर्नमेंट। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस, गवर्नमेंट को हेल्प करता है फ्रेमिंग पॉलिसीज। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस, गवर्नमेंट को पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए हेल्प करता है। कौन से पॉलिसीज? सबसे पहले टैक्सेशन पॉलिसीज, ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी मतलब कितना टैक्स लगाया जाए, ठीक है, इनकम टैक्स कितना लगाया जाए, गुड्स एंड जीएसटी कितना लगाया जाए, ये हमें टैक्सेशन पॉलिसी में पता चलता है। उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कितना खर्चा करेगा, ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 पर, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस के ऊपर। और प्राइस पॉलिसी, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है उसका प्राइस कितना होना चाहिए ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करता है। और जो जो प्राइवेट लोग प्रोडक्ट बना के बेचते हैं ना गैस, उसका भी प्राइस क्या होना चाहिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाता है। ये भी गवर्नमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को हेल्प करता है गैस, ठीक है। और ये एम करता है इफिशियंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट resources allocation and social welfare. नेक्स्ट है गाइस बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये एक्सप्लेन करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, हमें जो हमारा पास रिसोर्सेस है उसे कैसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, कैसे अच्छी तरीके से अलोकेट करें अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग इन फर्म्स के लिए, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। और ये स्टडी करता है टैक्स का इफेक्ट ऑन सोशल वेलफेयर, मतलब जो आम लोग हैं ना, आम लोग नहीं मतलब लोगों के बीच में ये टैक्स का इफेक्ट क्या होता है ये भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है। ये था गाइस माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस। अभी हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हमने पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर पढ़ा था, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमने इम्पोर्टेंस भी पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ने वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। तो अभी हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी एक इकोनॉमिक्स का ब्रांच है guys, मतलब ये भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। ये स्टडी करता है एंटायर इकोनॉमी को। मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस, वैसा ही इकोनॉमिक का ब्रांच है जो कि पूरा का पूरा इकोनॉमी को स्टडी करता है, ठीक है। इट डील्स विद एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स मतलब टोटल सब सब कुछ, ठीक है।
ये पूरा का पूरा नेशनल का इनकम बढ़ाता है, पूरा का पूरा नेशनल का आउटपुट बढ़ाता है, मतलब आउटपुट के साथ डील करता है। उसके बाद टोटल कितना एम्प्लॉयमेंट है उसके साथ ये डील करता है, टोटल हमारे कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट है ये हमें डील करता है, टोटल कंजम्पशन कितना है ये डील मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, कंट्री में टोटल सेविंग कितना है ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। जैसे कि बाकी जनरल प्राइस लेवल, interest rate, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, ऑल बिजनेस फ्लक्चुएशन, ये भी पूरा नेशनल सॉरी ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इसमें से सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको सिंपल लगे, जो मैंने आर्टिकल में मार्क किया हुआ है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल कंजम्पशन, ये आपको लिखना का है बस, ठीक है। 10 नेक्स्ट पॉइंट है 10 मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। इसके लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट मतलब टोटल सब कुछ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये डेफिनेशन दिए गए प्रोफेसर कार्ल शापिरो। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस, ये पूरा का पूरा इकोनॉमी कैसा फंक्शन करता है, मतलब पूरा का पूरा इकोनॉमी कैसा फंक्शन करता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, ठीक है। सबसे पहला स्कोप क्या है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्कोप क्या है? थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अच्छा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है गाइस मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सबसे पहले जो स्कोप है, पहला स्कोप क्या है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस, मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हमें बताता है कौन से फैक्टर्स जिसकी वजह से पूरा का पूरा नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, और पूरा देश का हम एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये स्टडी करता है इसका इट्स कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस होना, अमाउंट में, उसका जो अमाउंट है उस अमाउंट में चेंज होना, मतलब नेशनल इनकम में चेंज आ गया, नेशनल इनकम पहले कम था अभी बढ़ गया, और अभी पहले जा रहा था अभी कम हो गया, या तो पहले एम्प्लॉयमेंट जा रहा था अभी कम हो गया, इसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस, ये हमें एक्सप्लेन करता है कौन से फैक्टर्स के वजह से हम पूरा का पूरा नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, और नेशनल टोटल नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करते हैं, और ये स्टडी करता है इस नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट में किस वजह से फ्लक्चुएशंस आया है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस एंड इन्फ्लेशन। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये एक्सप्लेन करता है डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना केस, ये हमें एक्सप्लेन करता है जनरल प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे हम निकाला जाता है, और ये स्टडी करता है कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। गाइस जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या है? जो भी हमारा कंट्री के अंदर, जो भी हमारे इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज है, उस सभी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस का हम एवरेज करते हैं, उसे बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमें जनरल प्राइस लेवल निकालने के लिए भी हेल्प करता है, और ये हमें उसके साथ साथ ये बताता है किस वजह से इन्फ्लेशन होता है और किस वजह से डिफ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मतलब जब इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस बढ़ता है, डिफ्लेशन मतलब जब इकोनॉमी के अंदर प्राइस घटता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस, ये एक्सप्लेन करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये एक्सप्लेन करता है कैसे इकोनॉमी ग्रो करता है और कैसे इकोनॉमी डेवलप कर सकता है, और ये बताता है कॉजेस ऑफ पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये बताता है किस वजह से हमारे इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी आ रहा है
और किस किस वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर अंडर डेवलपमेंट हो रहा है, और उसके लिए वो स्ट्रैटेजीज को भी सजेस्ट करता है कि वो हमें स्ट्रैटेजी बताता है कि पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए और अंडर डेवलपमेंट को कैसे कम किया जाए। नेक्स्ट है गाइस मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस, ये डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मतलब जो नेशनल इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, उन सभी का नेशनल इनकम का रिलेटिव शेयर्स बताता है कि नेशनल इनकम में पूरा रेंट का कितना शेयर है, नेशनल इनकम में वेजेस का कितना शेयर है, नेशनल इनकम में रेंट का कितना शेयर है, और नेशनल इनकम में प्रॉफिट का कितना शेयर है। ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है गाइस, ठीक है। ये था गाइस तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप। नेक्स्ट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये पूरा का पूरा इकोनॉमी को स्टडी करता है, ठीक है। ये इकोनॉमिक को स्टडी करता है एज अ होल, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस इनकम थ्योरी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने क्या देखा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने देखा था प्राइस थ्योरी। हम इधर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या देख रहे हैं, इनकम थ्योरी। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ना हम नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं, इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, और इस मेथड्स को स्टडी करते हैं, मतलब किस किस मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, ये हमें मैक्रो इकोनॉमी बताता है। उसके बाद ये हमें फ्लक्चुएशन भी बताता है, किस किस वजह से नेशनल इनकम में फ्लक्चुएशन आ रहा है। नेशनल इनकम के अंदर फ्लक्चुएशन आ रहा मतलब नेशनल इनकम किस किस वजह से चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है गाइस जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस, पूरा का मतलब जो बड़ा एग्रीगेट है, बड़ा सा यूनिट है, उसका बिहेवियर को स्टडी करता है और उसका रिलेशनशिप भी बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, रिकग्नाइज करता है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब एक यूनिट दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, अमंग एग्रीगेट वेरिएबल्स, ठीक है, लाइक इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड प्राइस लेवल। मतलब एक यूनिट दूसरे यूनिट में कैसे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर एक वेरिएबल में चेंज आया, एक यूनिट में चेंज आया, तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा उस इन्वेस्टमेंट के वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाएंगे, जिसके गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे जिसकी वजह से हमारा जो नेशनल इनकम है वो बढ़ेगा। उसके बाद जो आउटपुट है हम बना रहे हैं, बहुत गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, उससे हमारा जो नेशनल आउटपुट है वो बढ़ेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाना चाहते हैं, बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए, तो वो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ इकोनॉमी का ग्रोथ भी होगा। नेक्स्ट है एक लमसम मेथड। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये पूरा का पूरा इकोनॉमी को पढ़ता है, ना ही उसका इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इकोनॉमी को पढ़ता है, ये पूरा का पूरा इकोनॉमी हैज अ होल पढ़ता है, ना ही उसका एक इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने बोला फॉरेस्ट इज एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवेल द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल ट्री। मतलब फॉरेस्ट है ना गाइस, पूरा का फॉरेस्ट के अंदर ये फॉरेस्ट है ना, एग्रीगेशन है ट्रीज का, ठीक है। फॉरेस्ट है ना, वे पूरा का पूरा ट्रीज से बना हुआ है, पर फॉरेस्ट ना एक अकेले इंडिविजुअल ट्री का कभी प्रॉपर्टी नहीं बताता। उसके वैसे ही जो लंपिंग मेथड है वो पूरा का पूरा इकोनॉमी को स्टडी करता, पूरा का पूरा इकोनॉमी बताता, पर वो एक इंडिविजुअल यूनिट का प्रॉपर्टीज नहीं बताता है। एक इंडिविजुअल यूनिट कैसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बताता नहीं। नेक्स्ट है गाइस ग्रोथ मॉडल। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है गाइस, स्टडी करता है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब इसका मतलब है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमें बताता है कि कौन से फैक्टर्स की वजह से
हमारे इकोनॉमी ग्रोथ होएगा, इकोनॉमी बढ़ेगा और हमारे इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है गाइस जनरल प्राइस लेवल। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्टडी करता है डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस, हमें जनरल प्राइस लेवल को निकालने के लिए भी मदद करता है और जनरल जनरल प्राइस लेवल के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ ये भी वो स्टडी करता है। नेक्स्ट है गाइस पॉलिसी ओरिएंटेड अकाउंट। अकॉर्डिंग टू कीनीज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड। ये जो कीनीज है ना गाइस, ये मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब बहुत बड़े ये है इकोनॉमिक्स के। तो मैक्रो इकोनॉमिक ना ये क्या बोलते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस ये पॉलिसी ओरिएंटेड है, ठीक है। ये पॉलिसी सजेस्ट करता है, किसके लिए पॉलिसी सजेस्ट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट है गाइस, ये था गाइस तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर। ये है नेक्स्ट है गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही मतलब बहुत सिंपल है गाइस, ठीक है। ये तुम याद करके चले जाना गाइस, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहला फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हमें एक्सप्लेन करता है वर्किंग ऑफ होल इकोनॉमी। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस हमें बताता है कि पूरा का पूरा इकोनॉमी कैसा वर्क कर रहा है, ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। नेक्स्ट है गाइस इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्टडी करता है कॉजेस एंड कंट्रोल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड प्राइस, ठीक है। मतलब फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस होना, ठीक है। इकोनॉमिक इकोनॉमिक यूनिट के अंदर चेंजेस होना। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्टडी करता है कॉजेस, किस किस वजह से फ्लक्चुएशंस हो रहा है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। नेक्स्ट है गाइस नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हमें हेल्प करता है नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए और पॉलिसी मेकिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमें सॉल्यूशन सजेस्ट करता है टू पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, टेल्स स्टेप्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस ये हमें सजेस्ट करता है सॉल्यूशन, किसके लिए सॉल्यूशन, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के लिए, और हमें यह भी बताता है कि कैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है मेजर करता है, मेजर मतलब कैलकुलेट करता है पूरा का पूरा इकोनॉमी का परफॉर्मेंस ओवर अ टाइम, या मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर हमारा इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करके बताता है। नेक्स्ट है इस मैक्रो वेरिएबल। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये इन पूरा का पूरा इनकम को स्टडी करता है, पूरा का पूरा आउटपुट को स्टडी करता है, पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करता है और प्राइस लेवल को स्टडी करता है। ठीक है। नेक्स्ट है गाइस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये एनालिसिस करता है ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना गाइस ये पूरा का पूरा मतलब जो हमारे इकोनॉमी के अंदर पूरा अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी एम्प्लॉयमेंट है उससे वो एनालिसिस करता है, एनालिसिस मतलब स्टडी करता है और हमारा आउटपुट के भी स्टडी करता है, ठीक है। ये था गाइस तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है गाइस बहुत सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये एग्जाम में भी आ सकता है गाइस, ठीक है। ये तुम जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग, अगर एग्जाम में आया डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तुम्हें क्या सबसे पहले तुम्हें लिखने का मीनिंग। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है, एक इकोनॉमी का इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है पूरा का पूरा इकोनॉमी को ही स्टडी करता है। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये फोकस करता है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के ऊपर, इंडिविजुअल फर्म्स के ऊपर और एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस के ऊपर। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये पूरा का पूरा इकोनॉमी के अंडर ही फोकस करता है, मतलब एग्रीगेट इकोनॉमी। नेक्स्ट है गाइस टूल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें क्या क्या टूल्स देखने को मिलता है। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड और सप्लाई ही है, उससे आगे क्या लगा है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई।
एग्रीगेट मतलब पूरा डिमांड कितना है, पूरा इकोनॉमी के अंदर टोटल डिमांड कितने का है, और पूरा इकोनॉमी के अंदर टोटल सप्लाई कितना है, ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। नेक्स्ट है गाइस स्कोप, जो तुमने ऊपर पढ़ा था ना गाइस, मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 स्कोप, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4 स्कोप वही आपको इधर लिखने का है। पहला स्कोप प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। नेक्स्ट है गाइस प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, वही ये पॉइंट गाइस, वही पॉइंट फिर से रिपीट किया गया है गाइस, ठीक है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर क्या है, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल और अनएम्प्लॉयमेंट और मनी, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस इंपॉर्टेंस, जो तुमने ऊपर पढ़ा था ना उसमें से कौन सा भी 1-2 पॉइंट लिख के आने का, एक्सप्लेन नहीं करने का, बस पॉइंट का हेडिंग लिखने का है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये डील मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके लिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये एक प्रोडक्ट या तो एक फैक्टर का प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, और ये मॉडल बिल्ड करता है, मतलब ये मॉडल्स वगैरह बनाता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस डिसीजंस में ये हमें हेल्प करता है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स फ्लक्चुएशन के बारे में बताता है, नेशनल इनकम के बारे में बताता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताता है। ये था गाइस तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 का पूरा रिवीजन वीडियो। हमने 41 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है गाइस, ठीक है। तो अभी हम मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, ठीक है गाइस। इस वीडियो में हम 2 चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है। दोनों चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले हमेशा की तरह हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये चैप्टर बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में ये चैप्टर बताता है, ठीक है। जो इंडिविजुअल है ये अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, किसके वजह से किसके वजह से सेटिस्फाई कर पाते, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। जो इंडिविजुअल है ना वो हमेशा ट्राई करते हैं कि अपने जो वांट्स है वो सेटिस्फाई करने के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे, ठीक है। तुम्हें पता है गाइस, जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, जो हमारा वांट्स है वो हमारा अनलिमिटेड है, ठीक है। जो हमारा जो वांट्स है वो हम ट्राई करते हैं कि सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल है उससे, ठीक है। इसमें और एक केस भी है, ठीक है। जो सभी वांट है, जो ह्यूमन का सभी वांट है वो वो फुलफिल नहीं हो सकती है एक टाइम पे, ठीक है। जो हमारा वांट है वो सभी वांट एक टाइम पे फुलफिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फॉर इसका एग्जांपल है, अगर तुम्हारे पास 500 है, ठीक है, तुम्हें होटल में खाना खाना भी खाने का है, और तुम्हें पिक्चर भी देखने का है, और तुम्हें फ्रेंड्स के साथ घूमने का भी है, और तुम्हें जो तुम्हारा कोचिंग क्लासेस का फीस है वो भी भरने का है। उसमें से बस 1 या 2 वांट ही सेटिस्फाई हो पाएंगे, जो सभी के सभी तुम्हारा वांट है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। जो रिसोर्सेस क्या है, तुम्हारे पास रिसोर्सेस 500 रुपये, वो लिमिटेड है गैस, ठीक है। नेक्स्ट है गैस यूटिलिटी एनालिसिस। अभी हम यूटिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो तो गैस अभी हम एंटर करने वाले हैं यूटिलिटी एनालिसिस के लिए। यूटिलिटी एनालिसिस हमें एक्सप्लेन करता है कि जो कंज्यूमर है कैसे उनके सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सकते हैं विद अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो यूटिलिटी एनालिसिस है ना ये हमें एक्सप्लेन करता है कि कंज्यूमर कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर पाएंगे जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उससे, ठीक है। इसका मतलब ये है यूटिलिटी एनालिसिस हमें ये बताता है कि जो तुम्हारे पास वो 500 रुपये था ना, जो तुम्हारा 500 रुपये, उससे तुम कैसे तुम्हारे सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हो, ये हमें यूटिलिटी एनालिसिस बताता है। इसका एग्जाम्पल है, जो तुम्हारे पास 500 रुपये था, तो तुम्हारे पास 500 रुपये था, तुम्हें क्या क्या करना था, बहुत कुछ चीज़ें करना था। उसमें से तुम सबसे पहले मूवी देख सकते हो। मूवी मतलब क्या, मूवी 200 या तो 250 रुपये मतलब ऐसा अच्छे से टिकट आ जाता है। उसके बाद तुम्हें फ्रेंड्स के साथ घूमना भी है, ठीक है गाइस। अगर तुम बाइक से नहीं घूम पाओगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमना गाइस, ठीक है। और तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। तो इसके वजह से ये मैंने कैसे बता पाया,
यूटिलिटी एनालिसिस के वजह से बता पाया। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस क्या बताता है कि कंज्यूमर कैसे अपना जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे जो हमारे पास रिसोर्सेस है उससे। ठीक है, नेक्स्ट है गैस फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, फिर यूटिलिटी का फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला फीचर है रिलेटिव कंसेप्ट। जो यूटिलिटी है वो चेंज होता है टाइम और प्लेस से। ठीक है, जो यूटिलिटी है वो चेंज होता है टाइम और प्लेस से। इसका एग्जाम्पल है वुलन क्लोथ्स इन विंटर। जो तुम्हारा वुलन कोट्स है मतलब जो स्वेटर वगैरह है, ठीक है, जो तुम्हारा स्वेटर वगैरह है, अगर तुमने विंटर के टाइम पे यूज़ किया तुम्हें उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। ठीक है, तुम्हारा जो वांट्स है वो ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। अगर तुमने जो स्वेटर वगैरह है अगर तुमने समर में यूज़ किया तो उसके वजह से तुम्हारा जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। जो यूटिलिटी है ये डिफर करता है, ये मतलब यूटिलिटी चेंज होता है पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन की यूटिलिटी चेंज होता है क्यों? टेस्ट की वजह से, हैबिट्स की वजह से और प्रोफेशन के वजह से। इसका एग्जांपल है। ठीक है, यूटिलिटी कैसे चेंज होता है मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। सबसे पहले डॉक्टर के लिए सेटेस्कोप से ज़्यादा यूटिलिटी मिलता होगा और सेटेस्कोप से जो बाकी लोग हैं डॉक्टर के अलावा उनको कम यूटिलिटी मिलता होगा या तो यूटिलिटी मिलता ही नहीं होगा। नेक्स्ट है गाइस एथिकली न्यूट्रल। एथिकली न्यूट्रल मतलब यूटिलिटी के पास ना कोई भी मॉरल जजमेंट नहीं है। मॉरल जजमेंट मतलब यूटिलिटी को पता नहीं है क्या अच्छा है और क्या गलत है। ठीक है, इट इग्नोर्स गुड और बैड यूज। फॉर एग्जाम्पल नाइफ टू कट वेजिटेबल्स एंड नाइफ टू किल पीपल। ठीक है, यूटिलिटी को ना बस ये पता है कि वॉन्ट्स को कैसे सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, यूटिलिटी को ये नहीं पता है कि क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, नाइफ नाइफ से ना हम वेजिटेबल कट कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा है। और यूटिलिटी और भी और यूटिलिटी वो भी करता है नाइफ से ना वो लोगों को भी किल करता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है गाइस डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों अलग अलग है। यूटिलिटी मतलब कैपेसिटी टू सेटिस्फाई वांट। यूटिलिटी मतलब वांट को कैसे सेटिस्फाई करे उसका कैपेसिटी। यूजफुलनेस का मतलब वैल्यू इन यूज। यूजफुलनेस के मतलब अगर हमने वो कमोडिटी का यूज किया उसकी वजह से हमें क्या क्या यूज मिल रहा है उसे बोलते हैं यूजफुलनेस। नेक्स्ट है गाइस डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर मतलब अच्छा लगना। अ कमोडिटी मे हैव यूटिलिटी विदाउट गिविंग प्लेजर। मतलब एक कमोडिटी है ना उसके अंदर यूटिलिटी हो सकता है पर वो तुम्हें प्लेजर नहीं दे सकता, वो तुम्हें खुशी नहीं दे सकता है। इसका एग्जाम्पल है इंजेक्शन। तुम्हारा तुम्हारा वांट क्या है guys, ठीक है, वो तुम्हारा वांट क्या है तुम्हें ठीक होना। ये जो इंजेक्शन है ये तुम्हारा वांट को सेटिस्फाई करना है मतलब इसके अंदर यूटिलिटी है। पर तुम्हें उस इंजेक्शन से तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या गाइस? तुम्हें उससे खुशी मिल रहा है क्या? तुम्हें बहुत मजा आ रहा है क्या? नहीं गाइस, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दोनों अलग है। ठीक है, यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दोनों अलग अलग है। यूटिलिटी इज कॉज ऑफ कंजम्पशन। हम एक प्रोडक्ट को तभी यूटिलिटी हम सॉरी एक प्रोडक्ट को ना हम क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? यूटिलिटी की वजह से। ठीक है, एक प्रोडक्ट को हम तभी कंज्यूम करेंगे जब उस प्रोडक्ट के अंदर हमें यूटिलिटी है। ठीक है, इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं यूटिलिटी इज ए कॉज ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी की वजह से हम एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। और जो सेटिस्फेक्शन है वो रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन है। ठीक है, जब हमने उस गुड्स को कंज्यूम किया है, कंज्यूम करने के बाद जो हमें उसका अंदर से रिजल्ट मिला है अच्छा है, प्रोडक्ट बुरा है, उसे बोल रहे हैं हम सेटिस्फेक्शन। दे आर नॉट दे आर रिलेटेड मतलब यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन रिलेटेड है पर दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट है गाइस हाइपोथेटिकल मेजरमेंट। जो यूटिलिटी है ना गाइस हम मेजर नहीं कर पाएंगे नंबर के फॉर्म में। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। जो यूटिलिटी है ना गाइस हम नंबर के फॉर्म में उसे मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट मे बी एक्सपीरियंस पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हमें
उससे उससे उस जो उस प्रोडक्ट है उससे हमें कुछ अच्छा लग रहा है। जीरो मतलब कुछ भी नहीं है, नेगेटिव मतलब डिस यूटिलिटी, उसके अंदर कुछ फायदा नहीं है, उस उल्टा हमें नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है गाइस मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज मतलब वन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई मेनी वांट्स और मेनी पीपल। मतलब एक जो कमोडिटी है ना गाइस, वो सेटिस्फाई करता है बहुत ज़्यादा वांट्स को और बहुत या तो बहुत ज़्यादा पीपल को। इसका बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है। जो हम इलेक्ट्रिसिटी है, ये बहुत हमारा जो बहुत ज़्यादा वांट्स है वो सेटिस्फाई करता है। जैसे कि हमें मोबाइल को चार्ज करने का है, हम इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं। और हमें लाइट, हमें बिजली चाहिए, सॉरी बिजली क्या बोलते हो, हमें रोशनी चाहिए, हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लाइट लगाते हैं। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करता है और ये बहुत लोगों का भी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी सबको मिलता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी मेरे को भी मिलता है और आपको भी मिलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपका भी वांट सेटिस्फाई कर रहा है और मेरा भी वांट सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है कि डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी मतलब अर्जेंसी ऑफ वांट। अगर तुम्हें अगर तुम्हें उस प्रोडक्ट बहुत अर्जेंटली चाहिए तो तुम्हें उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। अगर तुम वो प्रोडक्ट मतलब कम अर्जेंट चाहिए, मतलब वो प्रोडक्ट इतना अर्जेंट में नहीं चाहिए पर चाहिए, तो उससे तुम्हें कम यूटिलिटी मिलेगा। ठीक है। फूड, जो फूड फॉर हंगरी मैन, जो भूखा इंसान है उसे फूड का मतलब बहुत अर्जेंट है, उसे अर्जेंटली फूड चाहिए। तो इसके वजह से उसको जो फूड से उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। पर जो नॉन हंगरी मैन है, मतलब जो भूखा नहीं है, उससे उसे ना फूड इतना अर्जेंटली नहीं चाहिए, तो उसके लिए फूड से जो मिलने वाला यूटिलिटी है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस बेसिस ऑफ डिमांड। कमोड मतलब ये जो यूटिलिटी है ना, डिमांड का बेस है। ठीक है। जो हम एक कमोडिटी को तभी डिमांड करेंगे जब उस प्रोडक्ट से हमें कुछ यूटिलिटी मिलेगा। मतलब डिमांड करना मतलब इनफैक्ट आप समझ लो परचेस करना। हम एक प्रोडक्ट को तभी डिमांड करते हैं जब वो प्रोडक्ट हमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी देता है। ये था गाइस तुम्हारा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है गाइस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स के अंदर 6 पॉइंट्स है गाइस। ठीक है। सबसे पहले फॉर्म यूटिलिटी। जब एक प्रोडक्ट का मतलब एक कमोडिटी का यूटिलिटी इंक्रीज होता है या तो यूटिलिटी क्रिएट होता है बाय चेंजिंग शेप और स्ट्रक्चर ऑफ रॉ मटेरियल। जब हमें एक रॉ मटेरियल का शेप या तो स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, उसकी वजह से हमें उसकी वजह से जो उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी इंक्रीज होता है या तो क्रिएट होता है, उसे हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। इसके एग्जांपल है वुड। वुड रॉ मटेरियल है, वुड रॉ मटेरियल है, उससे हमें कुछ यूटिलिटी नहीं मिलता है। जब वो वुड फर्नीचर में बन जाता, हमने उस वुड का शेप चेंज करके हमने फर्नीचर बना लिया, उसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। नेक्स्ट है गाइस प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब जब यूटिलिटी बढ़ता है या तो यूटिलिटी क्रिएट होता है बाय चेंजिंग प्लेस, बाय चेंजिंग लोकेशन। जब एक प्रोडक्ट का यूटिलिटी बढ़ता है या तो क्रिएट होता है, वो किससे बढ़ता है या तो क्रिएट होता है, चेंजिंग लोकेशन। एक प्रोडक्ट का प्लेस चेंज करने से जब उसका यूटिलिटी इंक्रीज होता है या तो क्रिएट होता है, उसे हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स यूटिलिटी। ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटी को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल स्वेटल, स्वेटल इन हॉट प्लेसेस, जो क्या बोलते हैं राजस्थान वगैरह है, वहाँ पे स्वेटर से यूटिलिटी कम मिलता होगा या तो कुछ यूटिलिटी ही नहीं होगा। पर जब हमने उस स्वेटर का प्लेस चेंज किया, उस स्वेटर को हमने कोल्ड प्लेसेस पे लेके गए, तो हमें उस स्वेटर से ज़्यादा यूटिलिटी मिलता है। नेक्स्ट है गाइस सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी मतलब जब यूटिलिटी इंक्रीज होता है या तो क्रिएट होता है फ्रॉम पर्सनल सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल्स। जब एक प्रोफेशनल सर्विस देते हैं या तो डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गया, सीए वगैरह हो गए, जब वो प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, उसकी वजह से जब यूटिलिटी इंक्रीज या तो क्रिएट होता है, उसे हम बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, जब डॉक्टर तुम्हें कुछ ना कुछ सर्विस देता है, तो उसकी वजह से जो तुम्हारा यूटिलिटी इंक्रीज या तो क्रिएट होता है, उसे हम बोलते हैं
डिक्रीज यूटिलिटी। नेक्स्ट है गाइस नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी मतलब जब यूटिलिटी इंक्रीज होता है या तो यूटिलिटी क्रिएट होता है बाय इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट। ठीक है, जब हम एक प्रोडक्ट के बारे में हमें जब हमें एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, उसकी वजह से जब हमारा यूटिलिटी क्रिएट होता है या तो इंक्रीज होता है, उसे हम बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। जब हम उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, तब हम उस प्रोडक्ट का यूजफुलनेस के बारे में इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट का क्या यूजफुलनेस है वो हमें पता चल जाता है, जिसकी वजह से हमारा यूटिलिटी वो बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल है मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर। जब हमें मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो उस मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर से हमें कम यूटिलिटी मिल रहा होगा। जब हमें मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर्स का नॉलेज मिल गया, तब हमें उस कमोडिटी मतलब जो मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर से, उससे हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिल रहा है। नेक्स्ट है गाइस प्रोफेशन यूटिलिटी। जब यूटिलिटी इंक्रीज होता है या तो क्रिएट होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब जब यूटिलिटी क्रिएट होता है या तो यूटिलिटी इंक्रीज होता है जब एक प्रोडक्ट का ओनरशिप ट्रांसफर होता है सेरल से बायल को। ठीक है, उससे हम बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। इसके एग्जांपल है जब एक प्रोडक्ट का ओनरशिप मतलब वो प्रोडक्ट का ओनर जब सेलर था, तो बायर के पास उस प्रोडक्ट का कुछ इतना यूटिलिटी नहीं था, उस प्रोडक्ट से यूटिलिटी कम था या तो यूटिलिटी ही नहीं था। जब उस प्रोडक्ट का ओनरशिप, जब उस प्रोडक्ट का ओनर बायर बन गया, तो उसकी वजह से उस प्रोडक्ट को जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाता है। इसके नेक्स्ट है गाइस टाइम यूटिलिटी। जब यूटिलिटी क्रिएट होता है या तो इंक्रीज होता है अवेलेबिलिटी एट राइट टाइम। जब एक प्रोडक्ट हमें राइट टाइम पर अवेलेबल होता है, तब उस प्रोडक्ट का जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जाम ये राइट टाइम नहीं है जब हमें टेक्स्ट बुक चाहिए होता है। तो मतलब सॉरी, टेक्स्ट बुक है ना, हमें एग्जाम के टाइम पर ही काम आता। मतलब टेक्स्ट बुक हमें एग्जाम टाइम राइट टाइम है, तो जब हमें टेक्स्ट बुक एग्जाम के दौरान मिलता है, उससे हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलता है। जब टेक्स्ट बुक हम लेक्चर्स के समय यूज़ करते हैं, उससे हमें बहुत कम यूटिलिटी मिलता है। उसका और एक एग्जाम्पल है ब्लड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले दो कंसेप्ट है गाइस, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम ऑल यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑफ कमोडिटी। मैंने जितना भी यूनिट्स कंज्यूम किया, उस सभी यूनिट से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उसे हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट है गाइस मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी। ठीक है, एडिशनल यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम। जब मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया, उस यूनिट से हमें जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा हमें यूटिलिटी मिला, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? जब तुम पहला यूनिट्स को कंज्यूम करोगे, तब उस समय जो तुम्हें तुम्हारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम होता है। जब तुम पहला यूनिट को कंज्यूम करोगे, तो उससे मिलने वाला टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी वो दोनों सेम होता है। वो अभी चालू होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब तुम और कंज्यूम करते जाते हो, मतलब तुमने पहला यूनिट कंज्यूम किया, फिर उसके बाद तुम कंज्यूम करते गए, दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, चौथा यूनिट कंज्यूम किया। तो जब तुम कंटिन्यूस कंज्यूम करते जाते हो, उसकी वजह से जो तुम्हारा टोटल यूटिलिटी है
वो इंक्रीज होना चालू हो जाता है एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट मतलब पहले 10 से बढ़ रहा था, अभी 8 से बढ़ रहा है, अभी 6 से बढ़ रहा है, अभी 4 से बढ़ रहा है। और जो एम यू है वो कीप्स, वो एम यू है वो फॉलिंग होता है, मतलब एम यू गिरता ही रहता है। गाइस इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है गाइस, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, जब तुम ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हो तो उससे आना उस केस में क्या होता है, जो तुम्हारा टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होना चालू हो जाता है एट डिमिनिशिंग रेट। और पर तब क्या होता है, तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरता ही रहता है। और उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। पॉइंट ऑफ स्टैटिटी मतलब वैसा पॉइंट जहाँ पे तुम्हारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होएगा एंड कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट होगा। और जो तुम्हारा एम यू है मार्जिनल यूटिलिटी वो जीरो पे होगा। अगर बियॉन्ड पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, अगर तुमने पॉइंट ऑफ स्टैटिटी के बाद भी तुम कमोडिटी कंज्यूम करने लग गए तो जो तुम्हारा टोटल यूटिलिटी है वो डिक्लाइनिंग हो जाएगा, मतलब गिरते जाएगा। और जो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें दिस यूटिलिटी फील होगा। गाइस तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे भी पता है गाइस, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। फिफ्थ है गाइस कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब कंज्यूमर उस केस में कैसा बिहेव करना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो स्टॉप करना चाहिए अपना कंज्यूमशन एट स्टैटिटी। जब वो पॉइंट ऑफ स्टैटिटी तक पहुंच गए तो एक नॉर्मल कंज्यूमर अपना कंजम्पशन स्टॉप करना चाहिए। क्यों, अगर उसने और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने लग गया तो उसका जो कंजम्पशन है वो डिससेटिस्फैक्शन में बदल जाएगा, मतलब उससे उससे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ये है यूटिलिटी शेड्यूल। भाई सबसे पहला यूनिट ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स का कितना यूनिट है तुम्हारा, एक्स नहीं ना लेके हो, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटी, नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अगर सबसे पहले तुमने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो पहला यूनिट जब तुमने कंज्यूम किया तो उस केस में टोटल यूटिलिटी क्या हुआ, तुमने टोटल कितना यूनिट कंज्यूम किया, एक ही यूनिट कंज्यूम किया। उस केस में तुम्हारा टोटल यूटिलिटी कितना होगा, 10। तो और तुम्हारा जो मार्जिनल यूटिलिटी वो भी 10 होगा। क्यों, क्योंकि तुमने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया। एक यूनिट कंज्यूम करने से तुम्हें कितना यूटिलिटी मिला उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट तुमने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो उस केस में जो तुम्हारा टोटल यूटिलिटी है वो तुम्हें 18, मतलब 18 है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है 8, ठीक है। तुमने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया है तो उसके वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा 8 मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा 8 यूटिलिटी, मतलब एक्स्ट्रा 8 का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जब तुमने तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो तुम्हारा टोटल यूटिलिटी है 24। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होना चालू हो गया एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। अभी तुम्हारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 6 पर है। जब तुमने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तुम्हारा जो टोटल यूटिलिटी है वो 28 पर है। और जो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो 4 पर है। जब तुमने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया तो तुम्हारा टोटल यूटिलिटी क्या है, 30। और जो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो है 2। देख रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी भी मतलब कम होते जा रहा है। जब तुमने सिक्स यूनिट को कंज्यूम किया इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, ठीक है। पॉइंट ऑफ स्टैटिटी में क्या होता है, जो तुम्हारा टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम पे होता है और जो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो पर होता है। और तुमने अगर तुमने मार्जिन पॉइंट ऑफ स्टैटिटी के बाद भी कंज्यूम किया तो तुम्हें उससे यूटिलिटी नहीं मिलेगा, तुम्हें उससे डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। और उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा अभी हम देखते हैं। जब तुमने 70 यूनिट कंज्यूम किया तो तुम्हारा टोटल यूटिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होने लग गया। क्यों, क्योंकि तुम्हारा यूटिलिटी फुल हो गया, तुम्हारा पेट भर गया। अगर तुमने और कंज्यूम किया तुम्हें उससे नुकसान हुई होगा। तुम्हारा जो टोटल यूटिलिटी है वो 28 पे है और तुम्हारा जो मार्जिनल यूटिलिटी वो नेगेटिव में है -2। अगर हमने इसे डायग्राम पर ड्रॉ किया है गाइस तो वैसे ही लाइन मिलेगा, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ स्टैटिटी है, ठीक है, ये है पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। जो
वाई एक्सिस है ये है टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जो एक्स एक्सिस है वो है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, और जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये तुम्हारा टोटल यूटिलिटी का कर्व है गाइस, ठीक है। और ये है तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व, ठीक है ना गाइस। क्या था गाइस तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है गाइस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये प्रपोज किया था, प्रपोज बाय प्रोफेसर गोसन, ठीक है। और ये एक्सप्लेन किया गया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है प्रोफेसर प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। और प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने ये एक्सप्लेन किया है उनका बुक में जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि पब्लिश हुआ है 1890 में। और ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ये लॉ क्या बताता है, ठीक है गाइस। मुझे पता है तुम्हारा फीलिंग्स का है कि तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ कैसे आ गए गाइस, ठीक है। लॉ कैसे आ गए इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। पता है गाइस, मैं भी समझ पा रहा हूँ, ठीक है। इट्स ओके, इट्स ओके। ये जो लॉ क्या बोलता है, जो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल होगा, मतलब गिरते जाएगा जब तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ वांट डिक्रीज होता है विथ कंटिन्यूस कंजम्पशन। जब तुम एक प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाओगे तो तुम्हारा जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है ना गाइस वो भी कम होते जाएगा, जिसकी वजह से जो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी कम होते जाएगा गाइस, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ। मार्जिनल यूनिटी क्या बोलता है, सबसे पहले ये एल्फ्रेड मार्शल का स्टेटमेंट है गाइस, ठीक है। विथ अदर थिंग्स कांस्टेंट, जो बाकी चीजें हैं वो सब कांस्टेंट है। कौन सी चीजें कांस्टेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं गाइस, ठीक है। एडिशनल बेनिफिट्स, additional benefits from extra units diminishes with increase in stock। जो तुम्हें एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से, वो गिरते जाएगा जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा जब तुम कंज्यूम करते जाओगे। इसका मतलब ये है गाइस, मार्जिनल यूटिलिटी गिरते जाएगा जब तुम्हारा टोटल कंजम्पशन इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट, मोर यू हैव लेस यू वांट ऑफ मोर इट। जब तुम्हारे पास ज़्यादा है वो कमोडिटी है तो तुम्हें उसका रिक्वायरमेंट भी कम होगा कैसे, ठीक है। अब हम टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं इसका। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या बोलता है पता है क्या, ये है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें से फर्स्ट हम टोटल यूटिलिटी को क्रॉस मान लेना, वो ये गाइस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब तुमने पहला यूनिट कंज्यूम किया तुम्हें 10 का यूटिलिटी मिला, जब तुमने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो तुम्हें 8 का यूटिलिटी मिला, जब तुमने तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो तुम्हें 6 का यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी मिला, जब तुमने चौथा यूनिट कंज्यूम किया तो तुम्हें 4 का यूटिलिटी मिला, जब तुमने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया तुम्हें 2 का यूटिलिटी मिला, जब तुम सिक्स यूनिट कंज्यूम किए तब तुम्हें कुछ यूटिलिटी नहीं मिला, जब तुम 7 यूनिट कंज्यूम किए तो तुम्हारा जो यूटिलिटी है वो कम हो सका। इसका मतलब डिससेटिस्फैक्शन। इसका मतलब ये है जितना तुम यूनिट कंज्यूम करते जाओगे उस यूनिट से जो आने वाला मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होते जाएगा गाइस, ठीक है। इसे ही हम डायग्राम में प्लॉट करने वाले हैं गाइस, ठीक है। जो वाई एक्सेस है ये वाई एक्सेस है, ये है तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी। जो ये एक्स एक्सेस है ये है तुम्हारा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। ये है तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व नहीं है, इस मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, ठीक है। ठीक है गाइस, तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम मतलब क्या बोलते हो सकते ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले एजम्पशंस, ठीक है। एजम्पशंस इसका शॉर्टकट है गाइस डॉक्टर एचएससी। एचएससी का डॉक्टर कौन है, एचएससी का डॉक्टर कौन है, ये है एजम्पशन, ठीक है। ठीक है, एचएससी का डॉक्टर कौन है, डॉक्टर एचएससी, ठीक है। सबसे पहले डी से चालू हुआ वो एजम्पशन। एजम्पशन जो हमने पढ़ा था ना पहले,
अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट उसे हम एजम्पशंस बोलते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी, जो हम कमोडिटी है वो डिविजिबल है, मतलब हम उसे छोटे छोटे यूनिट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा ब्रेड का पीस है वो ऐसा होना चाहिए, वो हम ऐसे एज्यूम कर रहे, तो तुम्हारा जो ब्रेड का पीस है ना गाइस, वो तुम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके भी कंज्यूम कर पाओगे। नेक्स्ट है गाइस रैशनल कंज्यूमर, जो कि चारों ओटा हाल से। रैशनल कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर बिहेव्स नॉर्मली, मतलब कंज्यूमर को नॉर्मली बिहेव करना चाहिए कैसे, ठीक है। वो उसे एम करना चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मतलब कंज्यूमर को नॉर्मली बिहेव करना चाहिए। वो नॉर्मली कैसे बिहेव कर पाएगा, वो नॉर्मली तभी बिहेव कर पाएगा जब वो एम कर रहा होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। नेक्स्ट है रीजनेबिलिटी, जो कि चालू होता है आल से। रीजनेबिलिटी का मतलब ये है जो भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हो आर ऑफ रीजनेबल साइज, मतलब रीजनेबल साइज मतलब ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है, मतलब एक रीजनेबल रीजनेबल साइज में है, ठीक है, रीजनेबल साइज में है जिससे कि तुम अच्छे से कंज्यूम कर पाओगे। नेक्स्ट है इस एच से चालू होने वाला पॉइंट होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब ऑल यूनिट्स आर आइडेंटिकल इन क्वालिटी एंड साइज, जो भी तुम यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हो वो सभी पॉइंट सेम टू सेम होना चाहिए, क्वालिटी के वाइज भी और साइज के वाइज भी। नेक्स्ट है गाइस सिंगल वांट, ठीक है। सिंगल वांट, जब तुम कंटिन्यूस कंजम्पशन कर रहे हो तो तुम्हारा पास मतलब ऐसा तुम्हारा पास एक ही वांट होना चाहिए, मतलब इसका मतलब क्या, कम्युनिटी सेटिस्फाइज ओनली वन वांट विच इज फुल्ली सेटिस्फाइएबल। जब तुम कम्युनिटी कंज्यूम कर रहे होते हैं ना गाइस, उस टाइम पे तुम्हारा एक ही वांट होना चाहिए, बाकी तुम्हारा वांट नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है। तुम्हारा एक ही वांट होना चाहिए, तुम्हें कौन सा वांट है, खाना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस कार्डिनल मेजरमेंट, ठीक है। कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी इज न्यूमेरिकली मेजरेबल एंड कंपेरेबल। जो यूटिलिटी है ना, ये हम वैसा एज्यूम कर रहे हैं, जो हमें यूटिलिटी मिल रहा है ना वो हम न्यूमेरिकली मेजर कर पाएंगे और हम उस यूटिलिटी को कंपेयर भी कर पाएंगे। जब हम नंबर फॉर्म में लिख पाएंगे तो हमें उससे कंपेयर भी कर पाएंगे। इसके ऊपर एमसीक्यू का एक क्वेश्चन भी बना है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब जो भी तुम यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हो वो तुम कंटिन्यूसली तुम्हें कंज्यूम करना चाहिए, उसके बीच में कुछ भी गैप नहीं होना चाहिए। कंजम्पशन इज कंटिन्यूस, नो टाइम गैप। नेक्स्ट है सी से चालू होना पॉइंट कंसिस्टेंसी, सॉरी कौन कंसिस्टेंसी, जो तुम्हारा इनकम है, जो टेस्ट है, हैबिट्स है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी का मार्जिनल मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है तुम यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो वो कांस्टेंट होना चाहिए। जब तुम पहला यूनिट कंज्यूम कर रहे हो उस केस में तुम्हारा इनकम ज़्यादा है, और जब तुम दूसरे यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तब तुम्हारी इनकम कम है, वैसा नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारी इनकम है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये है गाइस तुम्हारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का एजम्पशन, इसका शॉर्टकट है डॉक्टर HSC, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के एग्जम्पशन, इसका शॉर्टकट है गाइस HMAPM, HMAPM, ठीक है। तो सबसे पहले जो तुम्हारा एग्जाम्पशन है वो है हॉबीज। हॉबीज के केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। हॉबीज कौन सा, कलेक्शन आइटम, स्टैम्प्स, कॉइन्स, पेंटिंग एक्सेट्रा। जब तुम एक एक आइटम का मतलब जब तुम्हारा हॉबी है कलेक्शन आइटम का, तो जितना तुम आइटम का कलेक्ट करते जाओगे मतलब कंज्यूम करते जाओगे, तो तुम्हें उससे आने वाला जो यूटिलिटी है वो बढ़ते जाएगा, उससे तुम जो आने वाला मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ते जाएगा। इसकी वजह से जो तुम्हारा ये बन गया है तुम्हारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एग्जम्पशन एक्सेप्शन, ठीक है। ये वायलेट करता है होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी का मतलब एजम्पशन। नेक्स्ट है गाइस मिसल मतलब लालची, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस विथ मोर मनी। गैस तुम सोच के देखो, ठीक है। तुम्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तुम्हें पैसा मिलते जा रहा है, तो तुम्हें उस पैसे से जब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा होते जा रहा है
तुम्हें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो क्या कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा? मतलब तुम्हें पैसे बहुत मिल रहे हैं, मिलते ही जा रहे हैं, तो जितना भी तुम्हें पैसे मिलते जा रहे हैं उससे तुम्हें आने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ते जाएगा। तो इसकी वजह से ये एक्सेप्शन बना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ये और ये वायलेट करता है रैशनैलिटी का। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस एडिक्शन। एडिक्शन के केस में एमयू अपीयर्स इंक्रीजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मतलब नशे। ठीक है, जो जो एडिक्टेड लोग हैं, ठीक है, जब वो कंज्यूम करते रहेंगे उन्हें उससे और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलते रहेगा। उसका मतलब उन्हें और ज़्यादा एमयू मिलते जाए, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी मिलते जाएगा। इस केस में भी ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है तुम्हें बढ़ते जाएगा जितना तुम कंज्यूम करते जाओगे। तो और ये तोड़ता है तुम्हारा रैशनैलिटी का एजम्पशन। इसके वजह से ये तुम्हारा एक्सेप्शंस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस पावर। जब लोगों के पास पावर आ जाते हैं तो उसे हमेशा चाहिए कि पावर बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, जब एक लोगों के पास पावर आ जाता है और जब उसका पावर बढ़ता है, ठीक है, जब उसका पावर बढ़ता है तो उसे और खुशी होता है, उसे और सेटिस्फैक्शन होता है गाइस। ठीक है, और ये वायलेट करता है तुम्हारा रैशनैलिटी का। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस मनी। जो तुम्हारा पैसे का जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तुम्हें ऐसा हो सकता है गाइस कि पैसे से जो तुम्हें यूटिलिटी जीरो मिल रहा है, ऐसा हो सकता है कि गाइस? ठीक है, तुम्हें पैसे से कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे वही बोल रहा है, जो मार्जिन यूटिलिटी है मनी का वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बट जनरली एमी फॉर मनी इज हायर फॉर पुअर rather than richer। ठीक है, ये ऑब्वियस पॉइंट है guys। ठीक है, जो पुअर लोग हैं उन्हें पैसे से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा, जो रिच लोग हैं उन्हें पैसे से कम यूटिलिटी मिलेगा। ठीक है, ये था गाइस तुम्हारा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है गाइस क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका शॉर्टकट है UACI। इसका शॉर्टकट क्या है? UACI। यू से चालू होने वाला पॉइंट अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, पहले ही पॉइंट ने उन्होंने तोड़ दिया कि जो एजम्पशन है गाइस, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, रैशनैलिटी, ये डिफिकल्ट है फुलफिल इन रियलिटी। ये जो एजम्पशन है गाइस इन्हें फुलफिल करना, ये एजम्पशन को फॉलो करना डिफिकल्ट है रियलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस अ सिंगल वांट। हमें रियल लाइफ में ना एक टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा वांट सेटिस्फाइड होते जाता है साइमल्टेनियसली। तो एक टाइम पे हमें एक वांट होना, मतलब ये जो एजम्पशन है ना, हमें एक टाइम पे एक वांट होना चाहिए, ये एजम्पशन वायलेट करता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस कार्डिनल मेजरमेंट। ये यूटिलिटी है ना गाइस, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। ठीक है, ये हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर पाएंगे गाइस। ठीक है, खुद ही सोच के देख लो, तुम्हें एक कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद तुम्हें इतना खुशी मिला कि तुम कैसे नंबर के रूप में मेजर कर पाओगे गाइस? ये बहुत मुश्किल है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी। जो मार्जिन जो पैसे का मार्जिनल यूटिलिटी है ना गाइस वो वैरी करता है, चेंजेस हो रहा है इनकम के वजह से, प्राइसेस के वजह से और पर्सन के वजह से। नेक्स्ट है गाइस इनडिविजिबल गुड्स। ये लॉ है ना गाइस, इनडिविजिबल गुड्स में अप्लाई नहीं होता है। इनडिविजिबल गुड्स मतलब जो गुड्स बल्कि है, ठीक है, उस गुड्स पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। एग्जांपल कार और फ्रिज। ठीक है, ये था गाइस तुम्हारा क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है? इसका 4 पॉइंट्स है गाइस। ठीक है, इसका शॉर्टकट है बाबू। इसका शॉर्टकट क्या है? बाबू। बी फॉर, सबसे पहले बी फॉर बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जब एमयू गिरता है, ठीक है, एमयू जब गिरता है तो एक्सप्लेन करता है वाई मोर डिमांडेड एट लोअर प्राइस। जब प्राइस गिरता है तो हम उस जब प्राइस कम होते जाता है तो हम ज़्यादा डिमांड करते जाते हैं,
ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है ना, ये एक्सप्लेन करता है क्यों हम ज़्यादा डिमांड करते हैं कम प्राइस में। अ कंज्यूमर परचेसेस डिमांड मतलब परचेस मतलब डिमांड करता है मोर गुड्स एट लोअर प्राइस। ये तो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस यूजफुलनेस टू कंज्यूमर। ये कंज्यूमर को गाइड करता है कि कैसे हम वैरायटी कंजम्पशन एक वैरायटी का कंजम्पशन प्राप्त कर पाए। मतलब ये कंज्यूमर को गाइड करता है कि उसका उनका जो कंजम्पशन है वो कैसे डाइवर्सिफाई करे, कैसे कंजम्पशन का एक वैरायटी बने, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले लिमिटेड रिसोर्सेस से। नेक्स्ट है गाइस बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। ये एक्सप्लेन करता है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है ना, वो एक्सप्लेन करता है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। एग्जाम्पल वाटर एंड डायमंड। वैल्यू इन यूज मतलब जो गुड्स तुम्हें यूजफुल है, ठीक है, जो गुड्स तुम्हें बहुत यूजफुल है, ठीक है। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब जो तुम्हें मतलब सस्ते में मिल रहा है, ऐसा तुम समझ लो गाइस, ठीक है, इतना मैं डीप में नहीं लेके चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस यू से चालू होने वाला है यूजफुलनेस टू गवर्नमेंट। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना गाइस, ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को फ्रेमिंग टैक्सेशन पॉलिसी, प्राइसिंग एंड ट्रेड पॉलिसीज। ये गवर्नमेंट को पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए भी हेल्प करता है। अभी है चैप्टर के लास्ट लास्ट पॉइंट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। सबसे पहले बेसिस जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है ना, एक्सपेंस करता है लॉ ऑफ डिमांड को। इसका मतलब ये है मार्जिनल यूटिलिटी जो कि हम एक्सप्रेस करते हैं मनी टर्म्स में, वो हम कंपेयर करते हैं प्राइस के साथ, ठीक है। ये क्या है बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ये कंज्यूमर बिहेवियर बताता है कि कंज्यूमर ना ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बाय करेंगे जब उनका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इन मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के टर्म्स में है, वो प्राइस से ज़्यादा है। मतलब जो तुम्हारा प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के टर्म्स में है, प्राइस के टर्म्स में जब तुम एक्सपेंड करते हो तब तक वो कंज्यूम करेंगे जब तक जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस से ज़्यादा हो, ठीक है। इसके अंदर तीन कंसेप्ट आता है गाइस, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स और इक्विलिब्रियम और एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स मतलब जब तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है, उस केस में कंज्यूमर बाय करने के लिए सोचेंगे, मतलब कंज्यूमर बाय करने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस मार्जिनल यूनिट और इक्विलिब्रियम। जब एमयू और प्राइस सेम हो तब उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूनिट। इस केस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर्स या तो बाय कर सकते या तो वो बाय नहीं करेंगे। नेक्स्ट है गाइस एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। इस केस में क्या होता है जो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस से कम होता है, उस केस में कंज्यूमर परचेज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ना उनका जो मार्जिन यूटिलिटी है वो प्राइस से कम है, तो उस केस में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल, तो उस केस में वो कंज्यूम नहीं करेंगे। इसका कंक्लूजन क्या है? कंज्यूमर अटेंड्स इक्विलिब्रियम एट एम यू इज इक्वल टू पी बाई एम यू इज इक्वल टू पी, मतलब मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस फॉर्मिंग बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसको हम टेबल में एज्यूम करते हैं गाइस, ठीक है। जो एक यूनिट है वो तुम्हारा 10 रुपए का रहेगा गाइस, ठीक है। एक यूनिट है वो 10 के टर्म्स में एज्यूम करते हैं। ये है यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस और यूनिट्स और कंपैरिजन बिटवीन एमयू एंड प्राइस। जब तुमने पहला यूनिट कंज्यूम किया, जब तुम पहला यूनिट कंज्यूम करने वाले हो, ठीक है, उससे तुम्हें 10 यूनिट मिल रहा है, तो और मार्जिन यूनिट इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है 10 मल्टीप्लाई बाई 10, वो है 100। तो इस केस में और जो तुम्हारा प्राइस है वो है 50। इस केस में क्या है जो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस से ज़्यादा है, इस केस में तुम कंज्यूम करोगे। नेक्स्ट है गाइस, मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा गाइस, ठीक है, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये ऊपर लिखा हुआ ना गाइस ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस
जब तुम फोल्ट यूनिट के बाद जब तुम फोल्ट यूनिट कंज्यूम करोगे तो तुम्हें उससे 5 का मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा, ठीक है। 15 और एम यू इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब 50, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो उस वो जो तुम्हारा प्राइस है प्रोडक्ट का वो है 50। इस केस में जो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस है वो दोनों सेम है। तो इस केस में कंज्यूमर या तो बाय करेगा या तो वो नहीं भी बाय कर सकता है। नेक्स्ट है गाइस, जब तुम 6 यूनिट को कंज्यूम करोगे ना तो तुम्हें उससे मार्जिनल यूटिलिटी एक मिलेगा। और एम यू इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 10। और जो तुम्हारा मार्केट प्राइस है वो है 50। इस केस में जो तुम्हारा मार्जिन यूटिलिटी है वो प्राइस से कम है, तो इस केस में कंज्यूमर परचेस ही नहीं करेगा। तो ये था गाइस तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का अंतिम युद्ध का सीरीज का मतलब वीडियो, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन वीडियो। होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा गाइस, ठीक है। हमने 1.5 घंटे के अंदर हमने पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है गाइस, ठीक है। और आपको कैसा लगा वीडियो वो भी आप बताना गाइस, ठीक है। मैंने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक किया होगा गाइस, ठीक है। तो मिस्टेक को थोड़ा इग्नोर करना और जो भी मिस्टेक हुआ वो आप मुझे कमेंट करके बताना गाइस, ठीक है। मिलते हैं गाइस हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।